आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं सीएसएस के, करंट अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफेयर के लिए, आईआर के लिए और एसए के रिलेटेड। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो है डेमोक्रेटिक फाउंडेशन अंडर थ्रेट, या आप ये भी कह सकते हैं कि ग्लोबल डेमोक्रेटिक डिक्लाइन, क्वेश्चन मार्क है। सेकंड टॉपिक जो हमारे पास रहने वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान गवर्नेंस क्राइसिस, और यहां पर जो है एक काउंसिल को बनाया गया है एनसीएमसी, जिस तरह यहां पर सिफक को बनाया गया था 2023 के अंदर। इसको भी डिस्कस करेंगे, ये भी हमारा पाकिस्तान अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है बलूचिस्तान के अंदर जो हेल्थ केयर जो क्राइसिस चल रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट वन जो हमारे पास टॉपिक रहेगा, क्या यहां पर इस जियोपॉलिटिकल अपहेवल के अंदर कोई हमें न्यू यहां पर अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है जो एंटी एम्पीरियलिस्ट को। तो आज के जो हमारी डिस्कशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसकी नोट्स मेकिंग करेंगे लाजमी। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप ऐड करते जाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान अफेयर के लिए, आईआर के लिए और करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपका एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन की क्लास के अंदर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डियर एस्पिरेंट्स, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन है फॉर द होल ईयर रहेगी 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए, और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे केपीके के हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, पंजाब के हैं, तो वो भी अपने इन न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं। और किस तरह कर सकते हैं? नोट्स मेकिंग के जरिए। तो नोट्स मेकिंग आपने लाजमी करनी है। डियर एस्पिरेंट्स, हमारा एक ही पर्पज है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल अप्रोच को यहां पर डेवलप करना है, जो हमारे मेन एग्जाम्स के लिए मैटर करती है। बस नो डाउट हमारे मेन एग्जाम्स के लिए तो और चीजें बहुत सारा मैटर करती हैं, राइटिंग स्किल आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन जब आपका एनालिसिस ही जो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा, बैलेंस अप्रोच के साथ नहीं होगा, तो उस राइटिंग स्किल का भी कोई काम नहीं है, वो भी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती। फिर अब आपको पता है कि यहां पर रिटन क्वालिफाई करना, आप जो है ना बड़ा जो है वो कह ले कि अपने अपने आप को 30 मार्क खान मत समझें, यहां पर एलोकेशन लेना ये इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है। देखिए, आप एफर्ट करके बहुत सारी चीजें कंप्रोमाइज कर जाते हैं, तो चले आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू के अंदर क्या हो सकता है? आपको भी पता है सीट्स कम है, 250 है, 260 है, 270 है, और कैंडिडेट्स कितने आ रहे हैं यहां पर? 300 है, 400 है। तो यहां पर अब सबको तो सीट्स नहीं मिल सकती ना, एलोकेशन सबकी नहीं हो सकती, तो यहां पर जो एलोकेशन है वो भी कंप्रोमाइज हो जाती है। तो अब जितने भी एस्पिरेंट्स है ना, आपने अपनी एलोकेशन तक फाइट करनी है। अपने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, नॉलेज है, ओपिनियन है, एनालिसिस है, सारी चीजों को आपको बिल्ड करना पड़ेगा डे फर्स्ट से। यह नहीं है कि आप बाद में जाकर करेंगे, आप भी मैं जो है ना वो रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए कर लेता और बाद में इंटरव्यू के लिए करने के लिए, तो ऐसा मत करें। आप जो है अब आपको दोनों चीजें साथ में लेकर चलना पड़ेंगी, दैट्स इट। इसके अलावा जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, बी पॉजिटिव और बी ऑनेस्ट होकर लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी क्या करें। और अब हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे टॉपिक्स का, देन जो है हम आगे फर्दर जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो डेमोक्रेटिक फाउंडेशन अंडर थ्रेट टॉपिक जो रहने वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आईआर के लिए भी है, करंट अफेयर के लिए भी, पाकिस्तान अफेयर के लिए। किस तरह है वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, पूरा मैं यहां पर जो है डिस्कस करता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आपने चीजों को ऐड करते जाना। सबसे पहले तो देखिए यहां पर इब्ने खल्दून ने, आगे चलते हैं स्लाइड्स पे, इसको डिस्कशन करते हैं इसकी। देखिए, इब्ने खल्दून के एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है इसके अंदर, लास्ट में उन्होंने कहा था कि जो टैक्स बेसिकली डिपेंड करता है आपकी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, टैक्स डिपेंड करता है आपकी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, और प्रॉस्पेरिटी आपकी डिपेंड करती है गुड गवर्नेंस के ऊपर, और गुड गवर्नेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? सॉवरेन के ऊपर, हुक्मरान के ऊपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसके अंदर हम जो भी देखेंगे कि यहां पर जो क्या जो यहां पर एक्सपर्ट, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो क्या कह रहे हैं यहां पर
अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी डिस्कस करेंगे, मैकियावेली को भी यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, उसका भी रेफरेंस लेंगे थोड़ा सा। उसके अलावा भी जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनको भी यहां पर डिस्कस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी रहने वाली है इसके अंदर। उसके बाद सेकंड हमारे पास यहां पर पाकिस्तान गवर्नेंस क्राइसिस, एनसीएमसी को जो यहां पर बनाया जा रहा है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और ये का जो बेसिकली अभी रिसेंटली जो है बिफोर टुडे आप कह लें कि इसको जो है वो कायम की गई काउंसिल को, ठीक है। अब ये इसका कंपैरिजन करने वाले हैं सिफिक के साथ। किसके साथ? सिफिक, जो 2023 के अंदर बनाया गया था, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। उसका पर्पस क्या था और इसका क्या पर्पस है, दोनों को डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को। ये हमारा पाकिस्तान अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, गवर्नेंस के रिलेटेड हमारा टॉपिक रहेगा। थर्ड टॉपिक हमारे पास है, हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। अब देखिए बलूचिस्तान के अंदर जो क्रिटिकल सिचुएशन देखने को मिली, जिस तरह यहां पर टेररिज्म एस्केलेट होते हुए नजर आई, जिस तरह यहां पर अटैक्स देखने को मिले बलूचिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, तो पूरे कहले के स्टेट के अंदर एक क्योस एंड इंस्टेबिलिटी देखने को मिली, जो पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है, बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो अब देखें दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो लोकल कम्युनिटीज है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उनको भी अपलिफ्ट किया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर जो इश्यूज है उनको भी यहां पर टैकल किया जाए। इसके अंदर हम डिस्कस करें, एक तो कॉजेस क्या है, रीजंस क्या है, हेल्थ केयर क्राइसिस की क्या क्या चीजों की कमी, दूसरा पॉलिसी मेजर्स क्या हो सकते हैं। तो ये भी हमारा पाकिस्तान अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो करंट अफेयर के भी इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट हमारे पास है जियो पॉलिटिकल अपहेवल। जिस तरह हमें यहां पर क्योस एंड इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, वॉर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रही है 2026 के अंदर। एक तरफ आपका मिडल ईस्ट का इशू, दूसरी तरफ यहां पर रशिया और यूक्रेन का इशू चल रहा है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अब यहां पर देखेंगे कि जो न्यू अलायंस यहां पर कोई कैसा हो सकता है जो एंटी इंपीरियलिस्ट, लेकिन उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल अगर देखा ग्लोबल साउथ को सामने रखते हुए डिस्कशन करेंगे। तो ये भी हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आप नोट्स मेकिंग लाजमी करेंगे। मैं पूरा एक्सप्लेन जो है यहां पर करता जाऊंगा, पूरा डिस्कस करता जाऊंगा, आपने चीजों को अंडरस्टैंड, जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। लास्ट में हम बात करेंगे वोकैब की। देखिए वोकैब, अब मैं डेली बेसिस के ऊपर बोल रहा हूं कि वोकैब का राइटिंग स्किल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नो डाउट आपको भी पता है भाई इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन मैं जो बात करने वाला हूं वो आप समझें। देखें अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आपका जो रेपुटेशन वाला मामला है वो सॉल्व हो सकता है। किस तरह, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। देखें अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो रेपुटेशन वाला मामला इस तरह सॉल्व हो सकता है कि एक तो आप टॉपिक के रिलेटेड टर्म्स एंड जॉर्गन्स है या आपके वोकैब है वो यूज करते हैं। उसके बाद आप वोकैब के अंदर वेरिएशन लेकर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप वेरिएशन लेकर आते हैं, समटाइम ना जब आप जो वर्ड्स की अगर रेपिटेशन कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा था जैसे आइडियाज की भी रेपिटेशन हो रही है, लेकिन आइडियाज की रेपिटेशन नहीं हो रही होती। आप बात कोई और करना चाह रहे होते हैं लेकिन वोकैब आप जो है वो सेम यूज कर रहे होते हैं। तो वोकैब के अंदर वेरिएशन लेकर आनी है, एक चीज तो ये है। सेकंड अगर देखा जाए यहां पर एक्सप्रेशन का मसला आ रहा है। भाई एक्सप्रेशन जो है अगर आपको एडजेक्टिव का ही नहीं पता, एडवर्ब का ही नहीं पता, तो फिर आप किस तरह जो है वो चीज को एक्सप्लेन करेंगे भाई। अब यहां पर एक एग्जांपल ले ले, है ना। तो ही इज अ मैन, ही इज अ मैन, जस्ट ही इज अ मैन। जब आप कहेंगे ही इज अ ब्रेव मैन, तो देन आप देखें कि यहां पर जो है किस तरह एक्सप्रेशन इसका चेंज हुआ है। जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा था कि एडजेक्टिव और एडवर्ब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। तो वोकैब को अच्छी करें, इन शॉर्ट में बोल रहा हूं, ठीक है। वोकैब अपनी नोट करते हैं, सिनोनिम और एंटोनिम प्रिपेयर करें, साथ साथ वोकैब को एकेडमिक राइटिंग के लिए भी साथ साथ यूज करें, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे पास रहेगी। आर्थर शोपेनहावर क्या कहते हैं इसको डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हम डेली बेसिस के ऊपर यहां पर एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाजमी फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए भी ठीक है और अपने आइडियाज अगर जल्दी पिक नहीं हो रही तो उसके लिए भी ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर्थर शोपेनहावर क्या कहते हैं इस स्टेटमेंट को यहां कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें तो उन्होंने वो कहते हैं कि द कंपैशन इज द बेसिस ऑफ ऑल मोरालिटी, ठीक है। इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली क्या चीज है। देखिए कंपैशन मींस आपका क्या रहेगा, यहां पर हमदर्दी की बात की जा रही है। जो मोरालिटी है ना, जो अखलाकियात की अगर बुनियाद अगर देखा जाए वो हमदर्दी है। अगर आपके अंदर एहसास ही नहीं है, हमदर्दी नहीं है किसी के लिए, ठीक है, फिर तो आप तो यहां पर कह ले कि वो सेल्फ इंटरेस्टेड हुए, सेल्फ सेंटर्ड बंदे हुए भाई, जो किसी की परवाह नहीं करते।
तो अखलाकियात की जो बुनियादी अगर कह लें कि यहां पर जो चीज है ना वो ये है कि कंपैशन, हमदर्दी, लोगों के साथ हमदर्द। देखे लोगों के साथ, अब ये नहीं है, एक और चीज भी है यहां पर, अब एक और चीज भी है कि नहीं ये रूल है, ये लॉ है, इसके अकॉर्डिंग जो हमदर्दी करनी चाहिए, तो वो भी अखलाकियात के अंदर नहीं आएगी। वो इसका मतलब है आपको करवा रहा है। कंपैशन वो है जाके इंटरनली आती है, एहसास पैदा होता है, जो आपके अंदर एहसास पैदा होता है कि नहीं यार इसकी हेल्प करनी चाहिए। कोई भी वट एवर जो भी आप कर रहे हैं लाइफ के अंदर, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, एकेडमीज को अफोर्ड नहीं कर पाते, स्टडी नहीं कर पाते, तो आप जो है उनकी हेल्प कर सकते हैं। देखे इस तरह हेल्प करेंगे तो इसमें आपका भी फायदा होता है, ठीक है। नॉलेज शेयर करने से कम तो नहीं होता, ये हम कह देते हैं लेकिन करते नहीं है कि कहीं इसको ये चीज पता ना चल जाए, ये मुझे ही पता हो, बस मैं ही एग्जाम के अंदर लिख के आऊं। ये नेगेटिविटी है, इससे कभी भी आप आगे जो है वो नहीं। इस तरह अगर सोच होती ना तो आज इतनी इतनी बड़ी बड़ी जो डिस्कवरीज आपको देखने को मिल रही है वो ना होती आज, अगर ये चीज होती। तो यहां पर जो एहसास, जो हमदर्दी है ना, अगर आप किसी की डेली बेसिस अकेडमी बात कर रहे थे, अकेडमी अगर कोई ज्वाइन नहीं कर पाता, आप उसको चीजें शेयर कर सकते हैं, नोट्स बता सकते हैं, उसको लेक्चर जो आपने लिया है उस लेक्चर के बारे में बता सकते हैं कि ये लेक्चर है, तो ये हमदर्दी है, अखलाकियात है, ठीक है। देखे अगर आप यहां पर किसी की हमदर्दी नहीं करते, इसका मतलब आप सेल्फ इंटरेस्ट बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कोई भी काम कर रहे हैं, नॉलेज शेयर करने से काम नहीं होता, आपका बढ़ेगा, आपके और ब्रेन ज्यादा खुलेगा, ओपन हो। जब आप चीजों को समेट कर दिमाग के अंदर रखेंगे ना, वो फिक्स हो जाती है, उससे बाहर आपका दिमाग निकलता नहीं है। चीजों को दिमाग से बाहर फेंकने की कोशिश करें ताकि न्यू आइडियाज आए, न्यू यहां पर चीजें आपके दिमाग के अंदर आए, ठीक है। जब न्यू चीजें आएंगी, आप बार बार चीजों को बाहर आप फेंकते जाओ। फेंकने का मतलब यह नहीं भाई उठा के बाहर फेंक दो, फेंकने का मतलब यह है कि आप शेयर करते जाओगे। जब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, अब शेयर करते जाओगे तो इससे क्या होगा, हमदर्दी आप कर रहे हो, दूसरा आपका अपना भी फायदा हो रहा है, आपका ब्रेन भी ओपन हो रहा है, यहां से चीजें आपको और प्रोफाउंड वे से जो है वो कह ले के समझ आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप जगह खाली कर रहे हो। तो जब जगह खाली नहीं करोगे ना, दिमाग के अंदर ब्रेन खाली नहीं करोगे, तो और चीजें वहां पर फिट नहीं हो सकती। अब चाय का कप है, उसको भरते जाओगे तो चाय बाहर गिरना शुरू हो जाएगी जब पानी है, लेकिन जब उसकी स्पेस बना बनाकर डालते जाओगे तो वो चाय भरती जाएगी यहां पर। तो इस तरह जो है हमदर्दी, जितने भी एस्पिरेंट से एक दूसरे की हेल्प किया करें। किसी की नोट्स मेकिंग का प्रॉब्लम है, किसी को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, किसी का यहां पर कोई भी इश्यू आ रहा है, आप उसको हेल्प करें, आइडियाज कैसे ठीक कर सकते हैं, एक्सप्रेशन कैसे ठीक कर सकते हैं, जो डिजर्व करते हैं, ठीक है, आप उनकी हेल्प लाजमी किया करें। तो कंपैशन इज द बेसिस ऑफ ऑल मोरालिटी। अब बात करते हैं, हमारे पास रहेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा अभी जो हम बात कर रहे थे, मैं इसको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। आप नोट्स मेकिंग अपनी लाजमी करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो आपने लाजमी नोट डाउन करने हैं। देखिए ये हमारा जो है वो कह ले के ऐसे के पेपर के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, डेमोक्रेसी के रिलेटेड है ये टॉपिक। तो डेमोक्रेसी का टॉपिक जो आपको पता है इंपॉर्टेंट होता है ऐसे के पॉइंट ऑफ से। उसके अलावा भी अगर देखा जाए, यूएसए की फॉरेन पॉलिसी है जिस तरह, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि उसके जो है यहां पर जो फॉरेन पॉलिसी जिस तरह है यूएसए की, तो उसके इंपैक्ट क्या पड़ रहे हैं यूएसए के ऊपर, ये आईआर के रिलेटेड आप डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई उसके जो उसको खमियाजा क्या भुगतना पड़ रहा है, ऐसी कौन सी गलतियां कर रहा है जिसकी वजह से उसको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो एक चीज तो ये भी है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रहने वाला है यहां पर देखें, अ न्यू इरा ऑफ डिफाइंड बाय डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, इंक्रीज्ड कॉन्फ्लिक्ट, राइज ऑफ strong man politics demands critical reflection of global leadership and foundational values। अब यहां पर देखेंगे, सबसे पहले तो आप यह देखें कि भाई डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, सबको ही पता है, यही चीज है ना। लेकिन देखें डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स की बात करें, फीचर्स आप देख लें, क्या होना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए भाई। उसके बाद भाई जस्टिस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। आप इलेक्टेड जितने भी इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव वो भी कॉम्पिटेंट होने चाहिए, ये सारे पब्लिक ओपिनियन होनी चाहिए आपकी, और भी बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं जो अच्छे अच्छे पॉइंट है ना, जो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी, लेकिन वो नजर कम ही आते हैं।
ये ट्रांस बाउंड्री जो है ना, ट्रांस बाउंड्री आपको डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलेगी। आपकी इंटरनल स्टेट के अंदर ही डेमोक्रेसी है, साथ वाले के अंदर आप लड़ रहे होते हैं। डेमोक्रेसी कहाँ है फिर? डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल कहाँ है भाई? इसका मतलब है डेमोक्रेसी सिर्फ स्टेट के अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है भाई। स्टेट के अंदर भी आपको कहाँ डेमोक्रेसी मिलेगी देखने को, है ना? तो ये भी चीजें हैं। देखें, डेमोक्रेसी जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अब जो देखें दुनिया के अंदर देखा जाए, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को किसने यहां पर स्ट्रेंथन किया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2? यूएसए ने किया। यूएसए ने यूएनओ बनाने में अपना रोल प्ले किया। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जितने भी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, अब नो डाउट वो एक उनका अपना था, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन ये है कि आपको बनाते हुए कौन नजर आए? सारा यूएसए नजर आए, ठीक है। लेकिन अब जो है यहां पर जो ग्लोबल डेमोक्रेटिक जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ग्लोबल पार्स का, इसके अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एनजीओ जो हमें नजर आती है, अमेरिकन एनजीओ, वो क्या कहती है इसके बाद? देखें, वो जो यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट रहेगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, यहां पर डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले का ग्लोबल बैक स्लाइडिंग किस तरह हो रही है, यूएसए की जो डेमोक्रेसी किस तरह डिक्लाइन हो रही है, तो इसको भी, इसकी रीजंस, कॉजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि यहां पर फ्रीडम हाउस जो बेसिकली, अब फ्रीडम हाउस बेसिकली जो 1941 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, और ये एक एनजीओ है। इसने अभी जो इसकी ऑब्जर्वेशन है कि 88 कंट्रीज, कितने बेसिकली 88 कंट्रीज में जो है यहां पर जो यूएसए का जो रैंक है वो डाउन जा रहा है। यूएसए का रैंक क्या जा रहा है? डाउन जा रहा है। और ये चीज मिल रही है यहां पर 2002 से, यहां पर इसका क्या जा रहा है? डाउन जाता जा रहा है बेसिकली। अब यही चीज जो डाउन जाने वाली है, यहां पर जो स्वीडन का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट कौन सा है भाई? वीडैम। वीडैम ने भी कहा है कि भाई जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो यहां पर देखने को नहीं मिल रही। लिबरल डेमोक्रेसी एंड होता हुआ नजर आ रहा है, और सारा मामला किसकी तरफ जा रहा है? यहां पर ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यहां पर जो है वीडीएम इंस्टीट्यूट जो यहां पर स्वीडन का। तो किस तरह यहां पर डेमोक्रेसी का डिक्लाइन हो रहा है, एक चीज तो आप यही अंडरस्टैंड करें कि लिबरल डेमोक्रेसी आपकी यहां पर डाउन जाते हुए भी नजर आ रही। दूसरा यहां पर आर्गुमेंट यह रहेगा डिस्कशन के अंदर, जो रहेगा कि प्रीडेटरी पॉलिटिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। यहां पर गुलियानो जो इम्पोली ने एक बुक लिखी है बेसिकली, द आवर्स ऑफ द प्रीडेटर, उसके अंदर जो ना एक चीज उसने जो फ्रेज यूज किया, फायर एंड स्वॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं थोड़ा एनालाइज करता हूं, डिस्कस करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, व्हेन माइट बिकम्स राइट एंड राइट्स बिकम फ्रेजल, आप फ्रेजाइल भी कह सकते हैं लेकिन मुझे फ्रेजल कहना अच्छा लगता है। तो जब जिसकी लाठी जिसकी भैंस बन जाएगा मामला यहां पर, तो भाई जो राइट्स है वो तो यहां पर खत्म हो जाएंगे, कंप्रोमाइज हो जाएंगे, और यही चीज हमें यहां पर देखने को मिली। अब ये स्टेटमेंट्स भी हम ऐड करेंगे कि मार्क कार्नी क्या कहते हैं और उन्होंने क्या कहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग हुई तो उसके ऊपर क्या कहा गया, ये भी चीजें ऐड करते जाएंगे। तो जिसने मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होते जाएंगे, आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां पर बिल्ड होती जाएगी टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां पर बात कर रहे थे माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वही बात कर रहे हैं गुलियानो इम्पोली। इम्पोली भाई कहता है यहां पर कि फायर एंड स्वॉर्ड, जिसके हाथ में तलवार है, डंडा है, तो वो इलेक्शन भी जीत रहा है और अपनी कह ले कि ताकत के बेस के ऊपर क्या रहा है, कर रहा है, अपनी बातें भी मनवा रहा है। ऐसे ही है। तो अब यहां पर केस स्टडी आप डिस्कस कर सकते हैं कि जिस तरह हमें मामला देखने को मिला वेनेजुला वाला, उसके बाद पैलेस्टाइन और यहां पर इजराइल वाला, गजा वाला, जिस तरह यहां पर इजराइल जो है वो कह ले कि जिस तरह हमें जेनोसाइड देखने को मिली पैलेस्टाइन के अंदर, वेस्ट बैंक वाला मामला, जिस तरह यहां पर जो है वो कह ले कि टेरिटोरियल जो है यहां पर हमें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू यूएनओ, ठीक है। तो यूएनओ ने बारहा जो है इस वार्न भी किया, बार बार जो क्रिटिसाइज भी करते हुए नजर आए, ये चीज भी है। लेकिन देखें, अब यूएनओ जो यहां पर कमेंट दे रहा है या ये चीजें बता रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन वायलेशन है या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, इसको निपटने के लिए, तो ये भी एक चीज है। लेकिन बात हम कर रहे थे यहां पर कि जिसके हाथ में तलवार है भाई, जिसके हाथ में डंडा है, वही यहां पर शेर, उसकी सब चलती है। अब ये समझ लें, आज दुनिया के अंदर देखा जाए ना, मिलिट्री स्पेंडिंग सबसे ज्यादा आपको देखने को मिली है। अब इसका बजट भी हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। अब बजट आप जो है ना बताएं मुझे कि कमेंट के अंदर बताएं कि डिफेंस का ग्लोबल बजट कितना है, चाहे रिसर्च करके बताएं, लेकिन बताना जो है वो सही है, ठीक है, राइट आंसर देना।
अब उसके बाद ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर की अगर बात की जाए तो 34% यहां पर बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सारा मामला और तरफ जा रहा है। जो डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशनल जो वैल्यूज हैं वो यहां पर देखने को कम मिल रही है। ठीक है, कम होती जा रही है, क्योंकि और तरफ जो है मामला जाता जा रहा है। ठीक है, जिस तरह ऑटोक्रेटाइजेशन की बात की गई यहां पर, यह भी चीज है, जिस तरह फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है, तो ये सारी चीजें। उसके अलावा अगर देखा जाए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड कर लेते हैं यहां पर, अब मैकियावेली को ऐड कर लेते हैं। उन्होंने बुक लिखी द प्रिंस, ऐसे ही है, सबको पता है भाई प्रिंस। अब ये आपको पता पॉलिटिकल साइंस के अंदर इंपॉर्टेंट हमारा फिलोसफर है, इसको लाजमी पढ़ते ही पढ़ते हैं, और प्रिंस के रिलेटेड तो लाजमी जो है ना कहीं पर वो फिट कर देता है भूल भुलाकर, नहीं तो फिर लॉक, जॉन लॉक, हॉबस और यही जो है ना अरिस्टोटल, यही नहीं निकलते जो है ना पीएमएस के पेपर की अगर बात करें उसमें से भी, और सीएसएस के पेपर की बात करें तो उसमें से भी। ठीक है, कभी इनका कंपैरिजन है, कभी सिमिलैरिटीज आ जाएंगी, तो यही मामला चलता रहता है। अब यहां पर मैकियावेली वाला काम क्या था भाई, द प्रिंस को पूरा इख्तियार दे दिया, भाई जो तेरा दिल जाए वो तू कर। ठीक है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए करो, यह नहीं है कि सेल्फ इंटरेस्ट की खातिर करो। एक चीज ये भी है जो हमारी इंटरप्रिटेशन कभी कभी ना गलत भी हो जाती है। ठीक है, अब यह चीज भी है। दूसरा, अगर यहां पर बात की जाए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, अब यह तो वो चीज होगी ना, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, इन्होंने ना थॉमस जेफरसन के जो ना एजाज में कुछ लफ्ज कहने थे, तकरीर करने थे, लेकिन उससे पहले ही जो है इनकी वफात होगी। तो ये कहना क्या चाहते थे, बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने कहा कि हमने जो वॉर से सीखा, आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 जो है ना रिसेंटली ताजी बंद हुई थी, तो उसके इंपैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर थे। तो यहां पर जो इन्होंने कहा कि हमने वॉर से एक चीज तो लाजमी सीखी है कि अगर हम जितने यहां पर ताकतवर है या जितना बड़ा कह लें कि हम यहां पर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर्स हैं, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारी बढ़ती जा रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि वार में भाई कुछ नहीं पड़ा, यहां पर अगर सिविलाइजेशन को बचाना है तो ह्यूमन रिलेशंस जरूरी हैं। ह्यूमन रिलेशंस की साइंस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, कोऑपरेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि लोग यहां पर मिलजुल कर बैठ सके। लेकिन अब वो चीज बताएं कहां पर है, जहां पर मैंने कहा था कि यहां पर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब यहां पर यूएसए ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए, फाउंडेशन रखने में सबसे आगे, इंटरनेशनल लॉ बनाने में सबसे आगे, सारी चीजें बनाते हुए, लेकिन आज वो चीजें बताए कहां पर नजर आ रही, थोड़ी कंप्रोमाइज होते हुए नजर। अल्बर्ट आइंस्टाइन का आप देख ले भाई, अल्बर्ट आइंस्टाइन नो डाउट वो भाई जिसको यहां पर सपोर्ट कर रहा है जो मर्जी, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के आखिरी लफ्ज जो लास्ट उनकी तहरीर बची 1955 के अंदर, 1955 के अंदर, वो क्या कहते हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, उन्होंने कहा कि भाई एक इंपोर्टेंट, 3 जो चीजें ना इंपोर्टेंट है वो आप जो है ना नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा भाई जो एक तो सोशल जस्टिस, उसके बाद म्यूचुअल एड, उसके बाद है टॉलरेंस। उसने कहा ये डेमोक्रेटिक नजरिया हैं, लेकिन उसने जो है यहां पर जो मिस्र और यहां पर इजराइल को लेकर भी कोई बात की, और ये तहरीर के अंदर उसके बाद इसको जो है वो कह ले कि एक मजहबी लुबादे में पेश कर दिया गया, ये एक अलग डिबेट रहेगी। ठीक है, लेकिन ये चीजें हैं जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट रहने वाला है यहां पर रैकिंग बॉल डिप्लोमेसी। यहां पर बेसिकली बात की जा रही है रैकिंग बॉल पॉलिटिक्स की, तबाहकुन सियासत। अब ये किस तरह इस चीज को देखें, देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर जो है जनवरी के अंदर जो समिट होती है 19 to 23 जनवरी, कब होती है बेसिकली यहां पर समिट जो होती है, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहा हूं कि यहां पर जो 19 to 23 जनवरी को जो यहां पर होती है 2026 मीटिंग, यहां पर जो इंपोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, जो मार्क कार्नी है यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब भाई आपका जो ओल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर है वो यहां पर एंड हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो है तो एंड हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और पूरा जो है यहां पर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक ही बात चल रही थी कि भाई आपका ओल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर यहां पर एंड हो रहा है, नो कह ले कि यहां पर एग्जिस्ट लॉन्गर। ठीक है, यही चीज बार बार, और यही चीज बार बार जब म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल के यहां पर जो है वो कह रहे कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर भी यही बात होती है। यहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो यूएसए के हैं मार्क रूबियो, उन्होंने भी कहा था कि भाई हम वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी है वेस्ट को मजबूत बनाए, जितना भी यूरोप है जो है या अमेरिका है वो एक ही सिविलाइजेशन से उसका ताल्लुक है,
ये चीज पे। लेकिन यहां पर इंपोर्टेंट जो चीजें है वो ये भी देखने को मिली कि नेक्स्ट जो यहां पर म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी बेसिकली कि जो आगे नेक्स्ट पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो पॉलिसीज बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट की बजाय जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर बेस करेंगी, और उसको कोई यहां पर इंश्योरेंस नहीं है कि वो जो है वो कह ले कि यहां पर प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाएं। तो ये चीजें भी यहां पर, तो इस तरह आप देखें कि ये वो यहां पर फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो यहां पर ये चीज बताते हैं कि डेमोक्रेटिक कहीं ना कहीं पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। उसके बाद है इरोजन ऑफ द ट्रुथ। यहां पर इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन प्रोफेसर है बेसिकली यहां पर टिमोथी स्नीडर। टिमोथी स्नीडर जो अमेरिकन प्रोफेसर है, इनकी जो हिस्टोरियन भी है, ये इनकी जो राइटिंग है इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ऑन फ्रीडम ऑन टिरेनी, अब टिरेनी के रिलेटेड एक एलेक्स डी का एक आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, रिसर्च आर्टिकल है बेसिकली। उस आर्टिकल में उन्होंने रिसर्च आर्टिकल में अंदर लिखा है कि द टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी, द आप कह लें रूल ऑफ मेजॉरिटी, वो भी बात की। लेकिन यहां पर जो है वो टिमोथी बेसिकली यहां पर जो बात करते हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि एक बड़ा झूठ अगर बोले ना तो पूरा मुल्क तबाह हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसने कहा कि जो 20th सेंचुरी है ना वो जर्मनी की हो सकती थी, और इसी तरह जो 21st सेंचुरी है वो भी अमेरिका की हो सकती थी, लेकिन वजह क्या बनी? एक बड़ा झूठ। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा यहां पर, अब पाकिस्तान के केस में इसको डिस्कस करते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर कहीं कहीं पे डेमोक्रेटिक डिक्लाइन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सॉरी यहां पर एक पॉइंट रह गया इसके, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात की जाए तो ये भी एक चीज है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है यहां पर आपको कंप्रोमाइज होते हुए कहीं ना, जब रूल ऑफ मेजोरिटी हो ना यहां पर, है ना, रूल ऑफ मेजोरिटी, तो फिर जो है ना यहां पर जो सलूक किया जाता है ना मिनोरिटी के साथ। अब फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी में हो क्या रहा है, अब देखें, एक बंदा 40,000 वोट लेकर जीतकर आ गया है पार्लियामेंट के अंदर, एक है 39,000 वोट लेकर जो है वो बैठ गया घर। तो इसका मतलब वो 39 जो 1000 वोट है वो सारे वेस्ट चले गए। जब वो 39 वाले जाएंगे काम कर दो भाई हमारा, तो वो करेंगे, वो बोलेंगे वोट तो उनको डाला था यहां पर। तो यहां पर फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फिर पॉलिसी मेकिंग में जिस तरह आप ओपोजिशन का हाल यहां पर पार्लियामेंट के अंदर देखते हैं कि उनको भी पार्लियामेंट होती किसके लिए? डिबेट के लिए ना, डिस्कशन के लिए, इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, लेकिन वो चीज यहां पर देखने को ऑपोजिशन की बात ही नहीं सुनी जाती। तो यहां पर जो ना फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सारी चीजें इसके अंदर जो कंप्रोमाइज होते हुए नजर। इन केस ऑफ बात करते हैं पाकिस्तान की, अगर बात की जाए, देखें इसके अंदर 2 केस स्टडी डिस्कस किए गए हैं, वो आपको भी पता है, एक हादी वाला और दूसरा ईमान मजारी वाला, 2 केस यहां पर देखने को मिले। ठीक है, वो भी चीज है। उसके बाद यहां पर जो पीका का एक्ट है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जिस तरह पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है उसको कर्टेल किया जा सके, उसको कम किया जा सके। फेयरनेस, जस्टिस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा और मैटर है। उसके बाद अगर देखा जाए सिस्टमिक करप्शन की बात करेंगे, यहां पर इप्सोस जो हमारे पास इप्सोस जो यहां पर रिपोर्ट क्या कहती है। अब इप्सोस बेसिकली ये क्या है कि ये एक 1975 के अंदर, 1975 के अंदर पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये बेसिकली ग्लोबल मार्केट रिसर्च एंड पब्लिक ओपिनियन कंपनी है। ठीक है, जो इसका इंडेक्स हमें जो देखने को मिल रहा है ना करप्शन के ऊपर इंडेक्स, इसके बाद तो यहां पर भी देखा जाए तो खातर ख्वाह को इतना जो है ना वो कह ले के नहीं मिल रहा। आप यहां पर एक और चीज है, करप्शन का इंडेक्स बताएं कि पाकिस्तान का कितना है, अभी कमेंट के अंदर बताएंगे कि करप्शन का इंडेक्स कितना है। ठीक है, तो ये चीज आपने लाजमी कर। तो ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना देखने को मिल रहा है कि अब गवर्नमेंट के अंदर या पब्लिक के ऊपर, या पब्लिक और गवर्नमेंट के अंदर जो ट्रस्ट होना चाहिए वो ट्रस्ट नहीं देखने को मिल रहा, बल्कि क्या हो रहा है यहां पर ट्रस्ट डेफिसिट। उसकी रीजन क्या है? यहां पर सबसे पहले तो जो प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, उनको पूरा नहीं किया जा रहा। तो जो यहां पर पब्लिक और कह लें कि गवर्नमेंट के अंदर एक ट्रस्ट वाला जो एक एलिमेंट होना चाहिए वो नजर यहां पर नहीं आता। उसके पीछे रीजंस भी आपको पता ही है यहां पर कि जिस तरह हमारा डेमोक्रेसी जिस तरह रही यहां पर, ठीक है, थ्रू आउट अगर हिस्ट्री यहां पर देखा जाए, फर्स्ट तो अगर बात करें तो आपका 9 ईयर तक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना। ठीक है, सारी चीजें फिर यहां पर जो हमें 3 कॉन्स्टिट्यूशन भी बनते हुए नजर आए। तो ये सारी चीजें हैं यहां पर। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है कि एक पब्लिक जो यहां पर ट्रस्ट करती है गवर्नमेंट के ऊपर,
और यहाँ पर जो जब गवर्नमेंट जो है यहाँ पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी में जो है वो डिले करती है या पूरा प्रॉपर, देखिए गवर्नमेंट का काम है ना बेसिकली अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पब्लिक सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए, लोगों को इंसाफ मुहैया करना चाहिए, जितने भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो दी जानी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स हैं, सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। तो अब ये वो चीज़ें देखने को कम मिल रही है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो अब आप बताएं कि डेमोक्रेटिक जो यहां पर डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिस तरह हमने यहां पर आर्गुमेंटेशन को एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया। तो आप यहां पर इसके आप नोट्स बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। टॉपिक रहेगा हमारा कि पाकिस्तान जो गवर्नेंस क्राइसिस, द राइज ऑफ एनसीएमसी को जो यहां पर बनाया गया काउंसिल को, इसको देखें जो आपका नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट काउंसिल को बनाया गया, इसका पर्पस क्या है। सबसे पहले तो इसको देखें यहां पर इसका कंपैरिजन करने वाले हैं, इसके साथ सिफेक्ट के साथ जो है इसका कंपैरिजन करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। जिस तरह यहां पर गवर्नेंस क्राइसिस देखने को मिल रहा है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल इनक्योस इन पाकिस्तान देखने को मिल रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या है। जिस तरह यहां पर जो इंटरनल चैलेंजेस या इश्यूज है जो स्टेट को सामना करना पड़ रहा है, तो ये भी एक बड़ी हर्डल्स है, ठीक है, हर्डल्स हैं इसके अंदर। लेकिन जो एनसीएमसी को बनाया गया, इसका पर्पस क्या है कि जो अभी इसको जो है वो कब बनाया गया, बेसिकली बिफोर 2 डे बनाया गया है, आप कह सकते हैं यहाँ पर 8 अप्रैल जो है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 2026, ठीक है। इसका पर्पस क्या रहेगा, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर देखा जाए इसका काम क्या रहेगा कि ये ट्रेड है, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस उसको डील करेगी, ठीक है। उसके बाद जितना भी कम्युनिकेशन है उसको भी यहां पर डील करेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एनसीएमसी अगर जेनेसिस की बात की जाए तो इसको वॉर काउंसिल भी कहा जाता है। अब इसका अगर देखा जाए ना, एनसीएमसी को जो है वॉर काउंसिल का भी नाम दिया गया है। अब इसके अलावा भी आपको पता है इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल भी है, कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल भी है, ठीक है, जो काम करते हैं यहां पर गवर्नमेंट फेडरल एंड प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन काम करती है। लेकिन अब यहां पर जो एनसीएमसी को बनाया गया, इसका पर्पस क्या है कि बेसिकली जो एक तो नेशनल कोऑर्डिनेशन है, दूसरा यहां पर मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट देखा जाए तो एक तो इकोनॉमी फाइनेंशियल जो है वो उनको लेकर है, उसके बाद इकोनॉमी को लेकर है, उसके बाद अगर देखा जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी, ट्रेड, कम्युनिकेशन को लेकर है। अब बात की जाए अगर सिफक की बात करें ना, गवर्नेंस क्राइसिस या गुड गवर्नेंस की हम बात करते थे, ठीक है। तो क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है, देखें ऑलरेडी जो है इतनी आपकी काउंसिल्स हैं, इतना यहां पर हैं, लेकिन फर्दर जो बनाई जा रही हैं ये भी एक बर्डन ही है किस्म का। लेकिन ये है कि जो बनाई जा रही है उसका पर्पस ये है कि और ज्यादा जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी हो सके, फेयरनेस आ सके, चीजों को और अच्छे से जो है वो डील किया जा सके। जब कह ले कि नहीं एक आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसका जो काम है, उसके अंदर जो एक काम करने वाली सलाहियत है वो भी देखने को मिलेगी। लेकिन एक जो ओल्ड होते हैं, जहाँ पर पहले तो ये चाहिए कि जितने भी ओल्ड हैं इंस्टीट्यूशंस हैं या जितने भी आप यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, काउंसिल्स वगैरह जो भी है, उनको जो है सही से पहले से अगर स्ट्रेंथन किया जाए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो ये भी है, चीज़ें सारी है। लेकिन हम यहाँ पर जो है वो डिस्कशन जो हमारी रहेगी वो यही कि एनसीएमसी देखें, सबसे पहले तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, यहाँ पर इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ठीक है, इसका काम रहेगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन गैप जो है ना नजर आता है वो भी फिल करेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर और भी ऑफिस बनाए गए जो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ऐसे काम करते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए जितने भी चैलेंजेस हैं, अब इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, ट्रेड को लेकर जितना भी यहाँ पर इश्यूज हैं, कम्युनिकेशन को लेकर इश्यूज हैं, अब ये सारे एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब मिडल ईस्ट वाला मामला देखने को मिला, मिडल ईस्ट का जितना भी यहाँ पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, ऑयल यहाँ पर जो है वो डिसरप्शन, ऑयल डिसरप्शन और ऑयल शॉक्स यहाँ पर देखने को मिला, जिसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा पाकिस्तान के यहाँ पर ऑयल के ऊपर। तो ऑयल के एकदम से प्राइसेस को भी बढ़ा दिया गया, तो ये चीज भी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है एफिशिएंट क्राइसिस, जो यहाँ पर क्राइसिस है उनको जल्दी से जल्दी एज पॉसिबल है, जितना हो सके उनको यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, ये भी चीज है। अब ये तो है इसका बेसिक। अब थोड़ा सा जो है ना इसको हम यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं, इसकी डिस्कशन या एक्सप्लेन करते हैं कि सिफक के साथ इसको देखें 2023 के अंदर, कब बेसिकली 2023 के अंदर जून आप कह सकते हैं, यहाँ पर सिफक को बनाया गया, ठीक है। तो इसका क्या था कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसका पर्पस क्या था कि भाई सबसे पहले तो आईटी के अंदर काम करना है,
एफडीआई को बढ़ाना है, ठीक है, एनर्जी के अंदर काम करना है भाई, ठीक है, आईटी के अंदर भी आपका हो गया, उसके बाद एग्रीकल्चर है आपका, ठीक है, उसके बाद आप यहां पर डिफेंस कर सकते हैं। तो इसका काम था कि ये यहां पर इनके साथ डील करते हैं। लेकिन अब आप सिफा का आप ही नाम बताएं भाई किधर है। अब एक हमें न्यू एनसीएमसी जो है वो कौंसिल देखने को मिली, और ये एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट कम से कम जो है ट्रांसपेरेंसी जस्टिस के लिए, ठीक है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, और जिस तरह पाकिस्तान को यहां पर इश्यूज और चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है उसको सामने रखते हुए इस एनसीएमसी को बनाया गया ताकि इंप्रूवमेंट लाई जा सके, जो भी इश्यूज है जो भी उनको जो है इफेक्टिवली रिस्पॉन्स किया जा सके इमीडिएटली, ठीक है, यही पर्पस है। बाकी एनालिसिस जो है आपके सामने सारी चीजें, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान अफेयर के लिए। ये आप नोट्स मेकिंग लाजमी करते जाएं, साथ में नोट करते जाएं पॉइंट को कि जो सिफक वाला है या एनसीएमसी जो बनाएगी ये भी इंपॉर्टेंट कौंसल्स हैं, इनको आपने लाजमी नोट डाउन करना है, ठीक है। अब यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं जो बलूचिस्तान के अंदर हेल्थ केयर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी नोट करते जाना है। जो पॉइंट्स है बेसिकली यहां पर बात तो करेंगे कि हेल्थ केयर क्राइसिस के पीछे रीजंस क्या हैं, कॉजेस क्या है, बाद में पॉलिसी मेजर्स की भी बात करेंगे, इसके क्या रिकमेंडेशंस या रेमेडी होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि थोड़ा सा ओवरव्यू लेके बलूचिस्तान का सिनेरियो क्या देखे। बलूचिस्तान के अंदर अगर देखा जाए हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़े, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अब खाली अगर आप बोले ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज के यहाँ पर कॉजेज है, बस ठीक है, ये तो आप जनरल भी बैठे बैठे लिख लेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर है तो इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट है तो डॉक्टर्स नहीं है, ठीक है, उसके बाद हॉस्पिटल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें आपको पता है। लेकिन थोड़ा ओवरव्यू लेंगे देन हम बात करें। आज जो कंडीशन जो सिचुएशन बलूचिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है, अब ये अभी की नहीं है, ये आप कह लें कि जब यहां पर पाकिस्तान आजाद हुआ था तब से लेकर जो चल ही रही मामला चल ही रहे। अब क्या है कि जो क्योस एंड इंस्टेबिलिटी बलूचिस्तान के अंदर, हालांकि अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के लिहाज से जो है हमें यहां पर जो है वो सूबा नजर आता है, कम पॉपुलेशन है, लेकिन एरिया वाइज अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है, आपका बलूचिस्तान है, ठीक है, ये आपको भी पता है, आप जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर रिसोर्सेज भी हैं लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह होना चाहिए ना, रोड्स वगैरह, ये वो चीजें नजर नहीं आती क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं ज्यादातर, ठीक है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो फिर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, वो भी यहां पर लैक है, मतलब कम है। यहां पर अगर उनको अगर सही से काम किया जाए तो आज जो यहां पर इश्यूज या चैलेंजेस हैं उनको यहां पर कर्टेल किया जाता, अगर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को अपलिफ्ट किया जाता। तो आज जो यहां पर एजुकेशन के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर देखा जाए तो एजुकेशन की भी कमी है। तो यहाँ पर जो है वो कह लें कि जिस तरह यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स और जिस तरह यहाँ पर कह लें कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई, जो कि यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो नेशनल इंटरेस्ट या कह लें कि यहाँ पर स्टेट की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज समझा जा रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ भी है, लेकिन अब यहां पर जो है वो कह लें कि इसके पॉलिसी मेजर्स क्या हो सकते हैं, ये भी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि किस तरह इसको ठीक किया जा सकता है, इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान, ठीक है। अब यहां पर हम पॉइंट समझते हैं, अब आपकी बेसिक ग्राउंडिंग होगी कि यहां पर बेसिकली मसले हैं जिसकी वजह से यहां पर ये चीजें भी देखने को मिल रही है। तो जब ये चीजें नहीं मिलेंगी तो फिर यहां पर जो बंदे कोई और जो है यहां पर अपना रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज भी है कि भाई अपने हक के लिए खड़े हो जाते हैं। वो रेबिलियन वाली हमने यहाँ पर कल बात की थी ना कि रेबिलियन कब यहाँ पर स्टैंड करती है, जब यहाँ पर आपके रूलर्स जो है वो सर्व करना बंद कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं पे एक चीज नजर आती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट रहता है इसको डिस्कस करते हैं। कहता है कि लॉन्ग जो हमें यहाँ पर स्टैंडिंग निग्लेक्ट, इस चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखें एडमिनिस्ट्रेटिव जो है यहाँ पर शॉर्टकम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इश्यूज जो है रहे हैं, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज सॉल्व नहीं किए जाते तो फिर आपका यहाँ पर जो हेल्थ केयर क्राइसिस है उसको कैसे कर्टेल किया जा सकता है, भाई सबसे बड़ा इशू वही है। उसके बाद अगर देखा जाए जो पॉलिसीज बनाई जाए, जो स्ट्रक्चरल एक जो हायरार्की होती है उसके अंदर जो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए काम करने की, वो भी नजर नहीं आती। तो ये भी एक है चीज। उसके अलावा अगर देखा जाए लिमिटेड, अब यहां पर जो है लिमिटेड एक्सेस क्या है कि गांव है, दूर देहात है ना, मतलब कोट जो गोठ बोलते हैं ना, उधर गोठ है ना। तो अब क्या कि वो दूर दराज है, पहाड़ी इलाके है, उधर आपको पता है सारा यहाँ पर बंजर एरिया है।
तो अब जिस तरह यहां पर पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर है या सिंध के अंदर है, जिस तरह यहां पर हमें देखने को मिलता है, इस तरह बलूचिस्तान के अंदर नहीं है ना, पहाड़ी इलाका ज्यादा है। अब दूर दराज है, जो भी देहात है, गोठ बने हुए हैं छोटे छोटे, तो वो दूर है। तो अब यहां पर जो अब ये समझ में नहीं आ रही कि वहां पर हॉस्पिटल बनाया जाए, फिर कौन से गोठ की तरह बनाया जाए। अब अच्छा चले बना भी दिया जाए वहां पर, तो फिर इशू क्या आता है, यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, वहां पर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर्स का इशू आ रहा है। तो यहां पर जो एक्सेस होनी चाहिए ना, जो 80% लोगों को एक्सेस नहीं है, एक चीज तो ये है। दूसरा जो है अनचेंज रियलिटी डिस्पाइट रिफॉर्म्स एंड, अब यहां पर चेंज रिफॉर्म्स लेकर आने की बात तो बड़ी की जाती है, लेकिन मसला क्या आ रहा है, यहां पर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। रिफॉर्म्स आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, डिसीजन मेकिंग भी हो रही है, पॉलिसीज भी बन रही हैं, लेकिन मसला क्या आ रहा है यहां पर कि भाई प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं। तो अगर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो जाए तो फिर सारे मसले यहां पर सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी आपको पता है, एक तो यहां पर वास्ट एरिया, बलूचिस्तान आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया वाइज जो सूबा समझा जाता है, पॉपुलेशन वाइज तो आपका पंजाब है ये, लेकिन ये है कि फिर यहां पर जो थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन है वो भी स्कैटर्ड है, ऐसे फैली हुई है। अब ये समझ आ रहा है कि कहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, लेकिन ये भी है तो बनाना तो पड़ेगा ना। देहात के अंदर जो है वो कहते हैं हेल्थ केयर मरकज तो होना चाहिए, सेंटर, ठीक है, ताकि बेसिक फैसिलिटीज दी जा सके। अब बात करते हैं ना जहां पर ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वहां पर हमें चीजें लैक होते हुए नजर आती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा, इसके अंदर सबसे बड़ी जो रीजन आएगी, नेक्स्ट रीजन कॉजेस क्या हमारे पास, अंडर इन्वेस्टमेंट। देखें ये भी एक चीज है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो आप देखें कि जो फंडिंग होनी चाहिए, फंडिंग की कमी है। अब यहां पर कुछ ना कुछ और चीजें भी है। देखें अगर फेडरल की तरफ से अब एनएफसी अवार्ड है, एनएफसी अवार्ड को सामने रखते हुए सेंटर क्या करती है, अपने जो है वो कह ले के रिसोर्सेज डिवाइड कर देती है 4 प्रोविंसेस के दरमियान में, ठीक है। अब नो डाउट वो अपने पास भी रखते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करे, फंडिंग दे। अगर कोई भी इशू है, चलो हेल्थ केयर से छोड़कर कोई इशू है, एजुकेशन का मामला है, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत है, रोड्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं, तो उसकी कमी नजर आती है। तो फिर लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव अगर देखा जाए ना, यूनिवर्सिटीज के अंदर आप देखेंगे तो आपको यहां पर बलूचिस्तान का कोटा आपको देखने को मिलेगा। कोटा के अंदर लोग आकर फ्री जो है यहां पर पढ़ते हैं, उनकी स्कॉलरशिप होती है, फिर वो जो है अपने कोटा सिस्टम के ऊपर फ्री आकर जो है या हाफ फीस के पे आप कह लें कि यहां पर जो है वो एजुकेशन हासिल करते हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर, जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, वहां पर फिर बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर आकर एजुकेशन हासिल करते हैं। तो ये एक है फैसिलिटीज। बाकी अगर देखा जाए तो वो प्रॉब्लम। बजट डिस्पैरिटी अगर बात की जाए तो अब यहां पर बात की जा रही है कि 500 प्लस जो है यहां पर पंजाब के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है और यहां पर बलूचिस्तान के अंदर थोड़ा किया जा रहा था। अब यहां पर देखें एक चीज भी तो है ना, पंजाब के अंदर पॉपुलेशन भी तो आप देखना, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है, पाकिस्तान की पंजाब के अंदर है, कम पॉपुलेशन है बलूचिस्तान। तो अब आपका जो एनएफसी अवार्ड है, जो एनएफसी अवार्ड जो है वो आपका देखें आप किसकी बेस के ऊपर है, सबसे पहले तो आप देखेंगे पॉपुलेशन की बेस के ऊपर आपको नजर आएगा। दूसरा अगर देखा जाए तो बैकवर्ड पॉवर्टी आपको देखने को मिले, उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड होता है कि बेसिकली यहां पर किसको कितना जो है वो बजट देना चाहिए यहां पर रिसोर्सेज। लेकिन अब जो है बजट का मामला जो है ना, यहां पर अगर देखा जाए तो अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करे, यहां पर उसके पास जितना होगा वो भी उतना ही पॉपुलेशन के ऊपर इन्वेस्ट करेगा। अगर देखिए अगर वो 250 बिलियन यहां पर कर रहा है, अगर पंजाब के अंदर 500 बिलियन इन्वेस्ट हो रहे तो भाई पॉपुलेशन भी तो डबल है, एक चीज भी है। लेकिन यह है कि जिस तरह यहां पर रिसोर्सेज देखने को मिल रहे हैं सारी चीजें, तो यहां पर जो है वो जिस तरह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो वो नहीं हो पा रही है, असल बात ये कही जा रही है। उसके बाद अगर देखा जाए सब स्टैंडर्ड फैसिलिटीज की अगर बात की जाए, देखें ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज और फैसिलिटीज, अब दोनों को यहां पर कट है। देखें सबसे पहले तो अगर डॉक्टर्स हैं तो इक्विपमेंट नहीं है, अगर इक्विपमेंट है तो यहां पर डॉक्टर्स नहीं है, तो अगर डॉक्टर्स भी हैं इक्विपमेंट भी हैं तो फिर क्या नहीं है, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। तो ये रीजंस है, बेसिकली कॉजेस है जो बेसिकली यहाँ का। वही बात है कि एक तो पॉपुलेशन स्कैटर्ड है, गोठ में बनी हुई है, गांव में, मतलब आप विलेज कह ले अपनी जुबान में यहाँ पर, लेकिन वो गोठ यहाँ पर जो है ना गांव देहात बने हुए हैं, तो वो दूर दूर है। ये नहीं समझ आ रही कि कहां, लेकिन बनाना तो चाहिए ना,
फैसिलिटीज, अब उसको बनाएंगे तो रोड्स भी बनानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा, सारी चीजें। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर टेक्नोलॉजी लिमिटेशन। अब वही बात है ना, डिजिटल डिवाइड वाला मामला भी है, टेक्नोलॉजी कम है यहाँ पर, अब टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, उसका भी यहाँ पर एक्सेस होनी चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकल कमिटमेंट्स, पॉलिटिकल विल और डिजायर, ये भी जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी जगह गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है, क्या पूरा पब्लिक सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए आपकी सारी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, सारी चीजें आपके अंदर इसके अंदर आ जाए, ठीक है, रूल ऑफ लॉ भी होना चाहिए, सारी चीजें। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या वो यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है? अब ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो ये अगर सारी चीजें हैं यहाँ पर, तो फिर ये क्यों देखने को मिल रहा है? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसीलिए पॉलिसी मेजर्स ये है कि यहाँ पर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स बनाए जाने चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट पे काम होना चाहिए। ये सजेशंस आप जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल अपहेवल, यहां पर न्यू एंटी एम्पेरियलिस्ट डॉन, इसके मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, पूरा एनालिसिस करने वाला, पूरा ब्रेकडाउन करूंगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएं। देखें यहां पर आपको मिडिल ईस्ट वाला तो मामला सारा सामने ही आपके, ठीक है, यूएसए और यहां पर इजराइल और ईरान वाला, ये तो हम डेली बेसिस को पहले डिस्कस कर चुके। अब ये बार बार रिपीट नहीं करेंगे चीजों को, पूरा मुद्दा आपको पता ही है, लेकिन समझना इस चीज को, यहां पर हमारे पास जो पॉइंट्स रहेंगे इसको हम यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट रहेगा यहां पर कि एक तो ईरान डिफाइनिंग बैटल, एक तो ये आपके सामने है कि यहां पर इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरह यहां पर बैक डिप्लोमेसी यहां पर देखने को मिली, ठीक है, बैकडोर डिप्लोमेसी, तो बैक चैनल भी आप कह सकते हैं, को पाकिस्तान ने एज ए फैसिलिटेटिंग जो है रोल निभाया है, यहाँ पर मेडिएटर रोल भी प्ले कर जो है वो कह सकते हैं, लेकिन फैसिलिटेटर जो है यहां पर कहा जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर पोस्टमैन भी कहीं कहा गया। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो नो डाउट ऑन द स्पॉट पाकिस्तान ने जो है यहां पर अगर देखा जाए, जिस तरह यहां पर ट्रंप की तरफ से कहा गया कि सिविलाइजेशन विल डाई, तो पाकिस्तान ने यहां पर पूरी कोशिश करते हुए वॉर को रुकवाया। अभी इस्लामाबाद के अंदर जो समिट, आपके समिट तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह कि निगोशिएशंस या टॉक्स, टेबल टॉक्स जो हमें देखने को मिल रही हैं, जो यहां पर सैटरडे को 11 अप्रैल आप कह सकते हैं, तो यहां पर जो 15 पॉइंट्स हैं और 10 पॉइंट्स एक तरफ है कि इनका पूरा एनालिसिस करेंगे। जब इनके यहां पर निगोशिएशंस हो जाएं, टॉक्स हो जाएंगी, देन हम इसके ऊपर पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरी डिस्कशन करेंगे, पूरी नोट्स मेकिंग भी करेंगे, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे और पूरा जो है कंपैरिजन, सिमिलैरिटी, सारी चीजें चेक कर लेंगे, ठीक है। ये भी आपकी नोट्स मेकिंग, आप तो बेफिक्र हो जाएंगे, वो जैसे ही कोई आ जाती है, न्यू डेवलपमेंट्स होती है, देन हम डिस्कस कर लेंगे, हमारी नोट्स मेकिंग तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो एक तो ये है कि ईरान के जो बात की जा रही है कि भाई जिस तरह यूएसए ने सोचा था कि यहां पर मैं अटैक करूंगा और पूरा कंट्रोल, जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं रजीम चेंज वाले और ये सारी चीजें मैं कर लूंगा, तो वो चीज यहां पर देखने को नहीं मिली। उल्टा जो है ईरान ने सिमेट्रिकल वॉरफेयर देखने को मिली, तो यहां पर जो है वो कह ले कि एक बड़ी ग्लोबल पावर्स को यहां पर उसने मत्था दिया, ठीक है, ये चीज भी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अब ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या यहां पर यूएसए का डिक्लाइन, भाई यूएसए का डिक्लाइन यहां पर देखने को नहीं मिल सकता। आप ये नहीं कह सकते कि यूएसए का डिक्लाइन, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उसकी रीजन क्या है? देखिए भाई, अब भी अगर देखा जाए उसकी मिलिट्री, उसकी यहां पर इकोनॉमी, उसकी पॉलिटिक पावर अभी भी वैसी की वैसी है। इकोनॉमी आप देख ले, अभी वैसी भी वो स्ट्रांग है। तो देखा जाए तो वेनेजुएला के ऊपर ऑलरेडी कंट्रोल है उसका। तो आप ये सिर्फ जो है ना अजम्पशंस हम कह सकते हैं, जो जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही है, जिस तरह की डिस्क्लेमर दे रहा हूं, जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अपडेट्स आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ऐसे लग रहा है जैसे यूएसए का डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन वो अभी भी है। लेकिन देखें, अगर ये तो एक ना सामने वाले को हवा देने वाली कि नहीं भाई आप हार गए, तो वो भाई कुछ भी कर ले, फिर मामला बढ़ जाए, फिर भी तो ये ना, फिर नागासाकी और हिरोशिमा वाला केस आपको पता ही है 1945 के अंदर, जिसकी वजह फिर वॉर वहां पर रुकी। और आज जापान और यूएसए इस तरह है, आपस में कनेक्टेड हैं, तो अब ये हिसाब लगा लें। तो अब जो है ना, वो मत समझे कि यहां पर हार मान लिए या सारी चीजें, अभी एक और एंगल से भी देखें कि यहां पर जिस तरह ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है और जिस तरह ग्लोबल ऑयल सप्लाई के ऊपर यहां पर इंपैक्ट पड़ रहा है। देखिए, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, हमारी एक डिस्कशन है, जो अब बात करते हैं ना यूएसए डिक्लाइन, हम सिर्फ न्यू डेवलपमेंट्स को सामने रखते हुए हम ये बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहां पर श्योर होकर नहीं कह सकते कि यहां पर हो रहा है, ठीक है, ये चीज भी है। लेकिन ये तो हवा देने वाले का मामला और बढ़े, लेकिन ये है कि अभी जो है कह ले कि जिस तरह ईरान ने दोनों कंट्रीज को यहां पर रिटेलिएट किया, ये तो बात माननी पड़ेगी भाई,
ये भी तो चीज है ना। अब इस चीज पे भी आ जाते हैं। अब देखें कितना उन्होंने, लेकिन यहां पर जो मिलिट्री स्ट्रेटेजीज ईरान की रही हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं, देखने को मिली। किस तरह को उसने यहाँ पर गल्फ स्टेट्स जो मिलिट्री यूएसए मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया, जितना भी यहाँ पर उसको जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तबाह किया, उधर से यूएसए इजराइल ने किया। तो इस तरह इनके बार वॉर 39 डे इनके दरमियान में वॉर देखने को मिली। और 39 डेज अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर जो 7 अप्रैल जिस तरह पाकिस्तान रोल प्ले करते हुए बैक चैनल दोनों को जो है यहाँ पर जो है नेगोशिएशंस के लिए हमारे सीज फायर टेम्परेरी सीज फायर करवाई 2 वीक्स के लिए, 2 वीक्स के लिए टेम्परेरी यहाँ पर भी करवाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इवॉल्विंग अगर ग्लोबल अलायंस की बात की जाए, सबसे पहले तो आप रीजन के अंदर देखें कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं। अब हम बात करें ग्लोबल साउथ के अंदर क्या कोई ऐसे न्यू अलायंस पैदा हो सकते हैं, बन सकते हैं, तो लग नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है। उसकी रीजन क्या है, ग्लोबल साउथ के अंदर भी कंपटीशन चल रहा है, यूएस चाइना और इंडिया का आपस में चल रहा है, और इधर से इंडिया और जो है पाकिस्तान की आपस में टसल देखने को मिल रही है, और उधर से यूएस रशिया और यूक्रेन का मामला चल रहा है। तो ये सामने सारी चीजें रखते हो। उधर से जो है आप मिडिल ईस्ट के अंदर देखेंगे तो इजराइल अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन की जो यहां पर ड्रीम देखता है, वो चीज भी है। अब देखा जाए तो कोई ऐसा वॉल्विंग जो हमें यहां पर अलायंस जो नजर आने चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा कि जो यहां पर अब मुस्लिम नेटो की यहां पर बात की गई, लेकिन यहां पर वो भी नहीं बनते हुए नजर आए। ठीक है, लेकिन यह है कि मामलात को जिस तरह यहां पर सॉर्ट आउट किया, तो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर जो 5 पॉइंट्स तैयार किए, फिर यहां पर मामला सॉर्ट आउट हुआ, सारी चीजें हैं। अब अगर देखा जाए फ्रैक्चरिंग ट्रेडिशनल अलायंस, यूएई जीसीसी आपके सामने यहां पर गल्फ कॉर्पोरेशन जो यहां पर देखने को मिल रहे थे, अब यहां पर इनके दरमियान में भी जो थोड़ी टसल है। अब देखें यमन के अंदर क्या हुआ, सऊदी अरेबिया और यूएई आमने सामने आ गए, इनके दरमियान में टसल हुआ, एसटीसी वाला मामला लेकर यमन के अंदर, तो उधर भी इनका आपस में टसल हुई। यहां पर फिर यहां पर इजराइल जो यूएई की तरफ से जो है अब्राहम अकॉर्ड को भी साइन किया गया, I2U2 मीटिंग भी देखने को मिली। ठीक है, ये भी सारी चीजें, तो अलायंस कहीं ना कहीं पे बनते हुए नजर नहीं आ रहे। जो बन रहे हैं, जो बने हुए अलायंस है, उनमें भी फ्रैक्चरिंग देखने को मिल रही है। ड्यूअल फ्रंट, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनेशनल एंटी इंपीरियलिस्ट एफर्ट, डोमेस्टिक रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल कॉलोनियल कैपिटलिस्ट ऑर्डर डायनामिक्स। देखे चीजें जो है ना वही है कि यहां पर जिस तरह हमें नजर आई कि एकदम से जो है वो कह लें कि जो कोल्ड वार का इरा स्टार्ट हुआ, ठीक है, हर तरफ क्या था, वॉर ही वॉर, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। वियतनाम वॉर आपके सामने थी, इंडिया पाकिस्तान वाला मामला आपके सामने था, उसके बाद यहाँ पर कोरिया के अंदर वॉर आपके सामने रही। ठीक है, तो ये सारा जापान, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो ताइवान का मामला भी रहा। तो ये तो क्योंकि जापान ने ताइवान के ऊपर कंट्रोल करे रखा, वो तो उसने छोड़ा यहाँ पर बाद में, जब यहाँ पर अटैक्स वगैरह हुए वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, सारे चीजें फिर यहाँ पर देखने को मिले। अब जो है ना मैटर कहां पे खराब हो रहा है, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों, एक्सटर्नल और इंटरनल, अगर कोई अलायंस यहां पर है तो उनको यहां पर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, जो इंटरनल चीज है उसको भी यहां पर जो है वो तब्दील करना पड़ेगा, इंटरनली जो चीज है उसको भी यहां पर खत्म करना पड़ेगा। अलायंस अगर है तो जिस तरह नया दौर देखने को मिल रहा है, सॉरी, अब जो सारा मामला पता है कहां पे हो रहा है, अब इस चीज को भी क्लियर कर दो। यहां पर देखें, एक थी सबकी नजरें जो है ना यहां पर टिकी हुई कि यहां पर जो यूएसए की हेजमनी यहां पर एंड हो रही है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, एंड हो रही, भाई यूएसए की हेजमनी जो है हम डेवलपमेंट्स की बेस के ऊपर जो यहां पर चीजें जिस तरह डेवलप हो रही है, कोल्ड वार का इरा रहा, कोल्ड वार इरा के अंदर भी तो यूएसए जो है यहां पर वियतनाम और कोरिया से निकल कर गया, विड्रॉ किया, लेकर बाद में वही जो है यूएसए यहां पर सुपर पावर बना आफ्टर किसका, फ्रेगमेंटेशन ऑफ यूएसएसआर, जब यहां पर उसकी ब्रेकडाउन होती। तो 1991 के बाद फिर यूएसए यहां पर यूनिपोलर सिस्टम हमें देखने को मिला। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा था, यूनिपोलर, तो यूनिपोलर में कौन था यहां पर आपका, यूएसए था। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो यूएसए की जो हेजमनी की यहां पर बात की जा रही है ना, एंड होते हुए नजर आ रही है, और ये सारी चीजें, तो भाई एक तो पहले आप बात है कि यूएसए की हेजमनी फिलहाल एंड होते हुए नजर नहीं आ रही। उसकी रीजन क्या है, एक तो इकोनॉमी स्ट्रांग है, पॉलिटिकल मिलिट्री जो है अभी भी उनकी पावर जो है वो ज्यादा है, एक चीज तो ये भी है। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये ऑप्टिमिज्म ऑफ द विल, अगर ग्रामशी जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर बात करते हैं कि जर्मन फिलोसफर है, इन्होंने जो यहां पर जो स्टेटमेंट कही है कि जो इरादे की एक जो उम्मीद होती है ना, इरादे की उम्मीद को उसको कभी भी तर्क नहीं करना चाहिए, जो इरादा बनाया हुआ ना उसकी जो उम्मीद है
उसको तर्क नहीं करना चाहिए, बेसिकली ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब यह आज के जितने भी हमने यहाँ पर टॉपिक्स कवर किए, ये हमारा करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आप नोट्स मेकिंग अपनी लास्ट भी करते जाएं, चीजों को नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास है वोकैब, और वोकैब डेली बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर जो है वो न्यू वोकैब को डिस्कस करते हैं, इनके मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी इसके डिस्कस करते हैं। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? प्रीपोस्टेरियस। प्रीपोस्टेरियस मींस क्या होता है? बेसिकली कंप्लीटली रेडिकुलस या अब्सर्ड को बोला जाता है, जो बेहुदा होता है, मुज़क्के खेज होता है, उसको बोला जाता है। इसका सिनोनिम की अगर बात करें तो हमारे पास अब्सर्ड और रेडिकुलस, ये दोनों हमारे पास सिनोनिम बनेंगे, लेकिन इसका एंटोनिम क्या बनेगा? यहाँ पर उल्टा क्या बनेगा? रीजनेबल बोल सकते हैं या सेंसिबल बोल सकते हैं, जिसको अंडरस्टैंड करने की कुछ ना कुछ सलाहियत जिसके अंदर मौजूद हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? स्पेक्टेकुलरली मींस क्या होता है? यहाँ पर इन इंप्रेसिव और स्ट्राइकिंग मैनर आप कह सकते हैं, यहाँ पर शानदार तरीके से आप कह सकते हैं, यहाँ पर इंप्रेसिव वे से कह सकते हैं, मुतासर कर देने वाला रवैया भी आप कह सकते हैं। लेकिन सिनोनिम क्या बनेगा? इंप्रेसिवली या ड्रामेटिकली भी आप इसको कह सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास? इसका ऑपोजिट मीनिंग हमारे पास क्या रहेगा? एकदम से पुअरली या अनइंप्रेसिवली। ठीक है, जो बिल्कुल भी मुतासर ना करता हो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? फाल्टरिंग। फाल्टरिंग मीन क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर लूजिंग स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस या इफेक्टिवनेस। किसको बोला जाता है? बेसिकली फाल्टरिंग का मतलब होता है अपनी ताकत को खो देना, डगमगाना, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है उसको खो देना। ठीक है, उसको बोला जाता है। तो इसका क्या बनेगा यहाँ पर? वेवरिंग या स्टम्बलिंग, जहां पर जो है वो कह के डगमगाना या कांपना शुरू कर देना। ठीक है, ट्रेम्बलिंग। तो उल्टा क्या बनेगा? स्टडी या कॉन्फिडेंट रहना। उल्टा क्या बनेगा? कॉन्फिडेंट रहना। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? टेंडम। टेंडम इजी हमारे पास बेसिकली वर्किंग टुगेदर, साइड बाय साइड, एक साथ मिलकर काम करने को क्या बोला जाता है? टेंडम बोला जाता है। ठीक है, तो जॉइंटली और टुगेदर बोल सकते हैं। नेक्स्ट उल्टा क्या बनेगा? एंटोनिम। इसके बाद हमारे पास एंटोनिम या इंडिपेंडेंटली आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? रेप्रीहेंसिबल मींस क्या होता है? यहां पर डिजर्विंग ब्लेम और क्रिटिसिज्म, ऐसा शख्स जो बेसिकली क्या जो क्रिटिसिज्म को डिजर्व करता हो, जिसके ऊपर तनकीद की जा सकती हो। ठीक है, किसकी वजह से? क्योंकि वो काम ही ऐसे करता है, कुछ उल्टे काम करता है, जिसकी वजह से उसको तनकीद का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो ब्लेम वर्दी या शेमफुल। उल्टा क्या बनेगा? प्रेज वर्दी या ऑनरेबल, रिस्पेक्ट करना, तारीफ करना उल्टा। ठीक है, उसकी वर्ड हमारे पास क्या है? गैल्वेनाइज्ड। इजी है बिल्कुल। शॉक्ड और इंस्पायर्ड इनटू एक्शन, किसी को एक्शन करने पर मुतहर्रिक करना, किसको इंसाइट करना कि भाई ये काम करो। ठीक है, इंसाइट करने को बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका? यहाँ पर स्टिमुलेटेड या एनर्जाइज्ड, किसी को एनर्जी, इंकरेज करना, हौसला देना कि भाई नहीं काम तुम कर सकते हो ये, तो उसको गलवानाइज करना, और ज्यादा क्या करना? गलवानाइज करना। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या बनेगा? डिस्करेज करना या वीकेड करना, कमजोर कर देने को बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड इजी है बिल्कुल, डेमोलिशन। ऑलरेडी पढ़ते रहते हैं, डेमोलिश। ठीक है, डेमोलिशन बन गया यहाँ पर। ये नाउन हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, यहाँ पर स्ट्रक्चर है कोई बिल्डिंग, उसकी कंप्लीट तबाही को बोला जाता है। लेकिन इसे अगर देखा जाए तो इनको शॉर्ट बोला जाए तो तबाही को बोला जाता है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन या रेजिंग। उल्टा क्या बनेगा? कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग। उल्टा क्या बनेगा? तामीर करना, ठीक है, बनाना। फाउंटेन। फाउंटेन मीन्स क्या था? नेचुरल स्प्रिंग और डेकोरेटिव वाटर स्प्रे, बेसिकली आबशार को बोला जाता है। चपशमा नहीं होता, चश्मा, आबशार, जहां पर जो है वो वाटरफॉल हमें देखने को मिलते हैं, तो बेसिकली उसको बोला जाता है। ठीक है, फाउंटेन। स्प्रिंग या जेट। उल्टा क्या बनेगा? ड्राइनेस या ड्रॉट, बिल्कुल खुश्की को बोला जाएगा उल्टा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास फ्रेज रहेगा बेसिकली कपल स्मैक ऑफ वेनम। इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सप्रेशन मीनिंग स्ट्रॉन्ग हिंट ऑफ द बिटरनेस और हॉस्टिलिटी, रवैये के अंदर शदीद किस्म का जो कड़वापन होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, उल्टा क्या बनेगा? बिटरनेस, सॉरी, इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा? बिटरनेस या हॉस्टिलिटी। उल्टा क्या बनेगा भाई? काइंडनेस या फ्रेंडलीनेस आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? सेकंड लास्ट, एक्सेंचुएटेड। एक्सेंचुएटेड मींस क्या आता है? एम्फसाइज्ड और मेड मोर नोटिसेबल, फर्दर क्या करना? चीजों को ज्यादा एक्सप्लोर कर देना, वाजे करना, अयां करना, डिस्क्राइब करना भी आप कह सकते हैं, लैबोरेट करना को भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एम्फसाइज, जोर देना, हाईलाइट करना, ठीक है, अयां करना, जाहिर करना। उल्टा क्या करना बनेगा? यहां पर मिनिमाइज कर देना, रिड्यूस कर देना। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? अनरिलेंटिंग मींस क्या होता है? बेसिकली नॉट स्टॉपिंग और बिकमिंग लेस इंटेंस
और यहाँ पर परसिस्टेंट या रिलेंटलेस आप कह सकते हैं, या लीनियंट या इजी कह सकते हैं। तो आई होप आपने पूरा लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा, जितने भी टॉपिक्स है आपने नोट्स भी बनाए होंगे, और लास्ट में हमने वोकैबुलरी को भी डिस्कस किया जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप जितने भी आपने लेक्चर है पूरा अंडरस्टैंड किया है, एंड थैंक यू सो मच।